नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीक्षांत है और मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूँ अर्ली वैदिक एज यानी वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वैदिक पीरियड। बट याद रखना, वैदिक पीरियड की भी दो पार्ट है। ये अर्ली वैदिक पीरियड मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा और इसके अगले लेक्चर में मैं आपको लेटर वैदिक पीरियड बताऊँगा। तो इसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते थे। और आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हमें काऊ को या फिर गाय को आज दी जाती है, गौ माता जो आज कहा जाता है, ये इसी काल की वजह से कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भारत में गायों को मिली है या फिर गायों को दी जाती है, उसी काल से। तो हम सब चीज़ें देखेंगे कि कैसे कैसे ऋग्वैदिक पीरियड में क्या क्या मान्यताएं थी और क्या कैसी कैसी यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी, कैसे कैसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, हम सब चीज़ देखेंगे। पर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे, आर्यंस यही लोग आर्यंस लोग यहाँ वैदिक पीरियड के टाइम रहते थे इंडिया में। तो आर्यंस कहाँ से आए थे, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ। जहाँ पे यूरोप, ये यूराल पर्वत मान के चलिए, यूराल मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया यूरोप, ये हो गया यूरोप और एशिया। ये यूरोप है, ये एशिया है। और यहाँ पे ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स काफ़ी सारे ग्रासलैंड्स है। इन ग्रासलैंड्स को असल में सेंट्रल एशिया का भाग माना जाता है। और ये ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया, ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया। तो मोस्टली जो आर्यंस थे, आर्यंस का मतलब मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूं कि आर्यंस जो थे वहीं वैदिक पीरियड में यहाँ इंडिया में रहे थे। और आर्यंस को जो हम कहते हैं मेनली, इनको पर्सन ऑफ हाई बर्थ भी कहा जाता था। पर्सन ऑफ हाई बर्थ यानी ऊंचे कुल के लोग, ऊंचे जन्म के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आर्यंस जो थे वो ग्रासलैंड से यानी ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया से यहाँ से इंडिया की तरफ आते हैं। और यहाँ से इंडिया की तरफ आके सबसे पहले ये सब सिंधु वाला इलाका है, सब सिंधु, इंडस नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदी मैंने आपको बता दी। और इसके साथ एक और नदी थी, इसको मैं डॉट डॉट करके क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है वैदिक पीरियड में, क्योंकि ये नदी अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती माता का आपने जिक्र सुना होगा कई बार हिंदू सोसाइटी में। तो ये सरस्वती माँ का जो दर्जा है ये वैदिक पीरियड से आता है। आज के दिन ये नदी विलुप्त हो चुकी है। गंगा को भी नदी की मान्यता दी गई है, पर वैदिक पीरियड में गंगा जो है वो गंगा सिर्फ एक बार मेंशन है पूरे वैदिक पीरियड में। तो गंगा का मेंशन यहाँ पे सिर्फ एक बार है। सरस्वती का मेंशन यहाँ पे बार बार किया जाता है वेदास में, ऋग्वेद में खासकर। तो हम यहाँ पे यही चीजें जो मैंने आपको बताई, सरस्वती और गंगा, एक्चुअली ये जो है ये नेचुरल फिनोमिना है और इनको नेचुरल फिनोमिना का गॉड्स माना जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। तो वो सब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है एस्ट्रोमॉर्फोफिक। तो नेचुरल फिनोमिनन को गॉड्स मानने का जो क्राइटेरिया है ये ऋग्वैदिक काल में ही शुरू हुआ है। तो इस पूरे को हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स, गॉड की ऐसी फॉर्म्स जो कि नेचुरल फिनोमिना से आई है। ये अर्ली वैदिक पीरियड जो था, इसकी टाइमलाइन में मैं आपको बता देता हूँ। अर्ली वैदिक पीरियड की जो टाइमलाइन है ये है 2000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये एक अंदाजा आपको दे देता हूँ कि ये क्राइस्ट का जन्म है। जैसे नंबर लाइन होती है मैथमेटिक्स की, और ये आगे जाते हैं तो ये आती है हमारी एडी, ईशा पूर्व इसे कहते हैं, ईशा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और ये ईशु है एडी, एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनस, एक तरीके से गॉड्स को प्रेजेंट किया जाता है, गॉड्स के टाइम को। और ये बिफोर क्राइस्ट या इसे BCE भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। BC मतलब बिफोर कॉमन इरा, मतलब कॉमन इरा से पहले। और एडी को BC की ई के जरिए CE भी कहते हैं, कॉमन इरा। तो अंदाजा लग गया होगा। थोड़ा बहुत चीजें मैं और भी बता देता हूँ। एक सर्का होता है, सर्का का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सर्का, जैसे मैं कहूँ 18th सेंचुरी सर्का, यानी 18वीं सदी के अप्रोक्स में लगभग ऐसा हुआ। 1814 सर्का, 1814 सर्का भी ऐसे ही कहूंगा मैं कि 1814 के आसपास। तो ये सब चीजें, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था वो 2000 BC से 1500 BC के बीच अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड था, ठीक है। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाइम पीरियड कैसे चल रहा है यहाँ पे। टाइम पीरियड यहाँ पे उल्टा चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है और इससे पहले टाइम उल्टा चल रहा है। एक तरीके से टाइम उल्टा नहीं चल रहा है, टाइम उल्टा शो हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे पहले 2000 आएगा, फिर 1900 आएगा, फिर 1500 आएगा। टाइम बढ़ ऐसे ही रहा है पर शो ऐसे में हो रहा है, समझ रहे हो।
तो यही होता है। और आज के टाइम पे क्या है, 100 200, बट यहाँ क्या है, पहले 200 फिर 100, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो 2000 से 1500 BC के बीच, इन बिटवीन, यहाँ पे वैदिक पीरियड जो है वो इसकी टाइमलाइन है। और दो चार चीजें और है जो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आर्यंस थे, इन्होंने इन्वेजन नहीं किया है, इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे आधिपत्य नहीं बनाया अपना, इन्होंने इन्होंने वेव बाय वेव माइग्रेशन शुरू किया है, माइग्रेशन किया है इन्होंने वेव बाय वेव। अब इन्होंने, आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल जो ग्रासलैंड वाला इलाका है, ये यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट हुए, तो इनके पीछे दो कारण थे। एक तो एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर जो था वो थोड़ा बहुत आने लग गया था, एग्रीकल्चर आने लग गया था। अगर आप पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, जिसे पूरा पाषाण काल भी कहते हैं शायद, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये 3 एजेस हैं। तो यहाँ पे न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर काफी बढ़ने लग गया था। तो वहां से अगर हम देखें फिर काफी चीजें हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी अच्छा एग्रीकल्चर होने लग गया था। तो उन चीजों से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर का ट्रेड हो रहा है, तो एग्रीकल्चर काफी अच्छा बढ़ चुका है। और ये लोग यहाँ से यहाँ एग्रीकल्चर की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ये सप्त नदी, मैंने आपको बताया सप्त नदी वाला इलाका मोर फर्टाइल होगा, क्योंकि पानी है, फर्टिलिटी अच्छी है इंडिया की। यहाँ का जो मौसम है एकदम कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट है, ये फसलों के लिए अच्छा होता है और रहन सहन के लिए भी काफी बेहतर होता है। तो एक मिड क्लाइमेट, एक कोल्ड क्लाइमेट है, और एक फर्टिलिटी है यहाँ की लैंड की। तो इस वजह से लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, आर्यंस जिन्हें कहा जा रहा है। तो ये माइग्रेशन था, इन्वेजन नहीं था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो इंडिया में यहाँ पे कॉमन लोग रह रहे हैं पहले से, जो नेटिव्स यहाँ के हैं ओरिजिनल, इन नेटिव्स को, इन आर्यंस ने इन नेटिव्स को कहा गया दास या दस्यु भी कहा गया। दास और दस्यु बाद में जाकर एक तरीके से जो आज हम कहते हैं स्लेवरी वर्ग, स्लेवरी, आज के टाइम पे स्लेवरी, ये दास वर्ड वहीं से आया है। और इस टाइम पे इन्होंने स्लेवरी को लेके ऐसा नहीं कहा था आर्यंस ने, इनको बस इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए दास कहा था नेटिव्स को। तो मेनली ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे माइग्रेशन था। इन्होंने धीरे धीरे करके नॉर्दर्न इंडिया का इलाका यही है जहाँ पे कंक्वायर करना शुरू कर दिया था। और लोकल नेटिव्स को इन्होंने दास या दस्यु कह के कहा। सोर्सेज क्या क्या है, सोर्सेज का मतलब होता है जहां हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, वो सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। अर्ली वैदिक पीरियड के पहला सोर्स जो है वो है वेदास, यानी वेदों से हमें पता चल रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा होता था। वेद की जो लैंग्वेज है मैं आपको बता दूं, संस्कृत लैंग्वेज में है, क्योंकि मोस्टली जो है वो ब्राह्मण ही है लिखने वाले, तो ब्राह्मण ही संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे मोस्टली उस टाइम पे। उसके बाद उपनिषद भी इनके सोर्सेज में एक है। उपनिषद, हमारे टोटल कितने उपनिषद हैं मैं आपको बता दूं, 108 उपनिषद हैं यहाँ पे। और उपनिषद का मतलब होता है कि मतलब पास में बैठ के सुनाना है, मतलब जैसे टू सिट नियर समवन, मतलब किसी के पास में बैठ के किसी को सुनाई जा रही है उपनिषद। तो मेनली उपनिषद इसे ही कहते थे कि जो आचार्य हैं वो अपने चेलों को पास में बैठ के सिखा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये एक तरीके से जो उपनिषद है वो फिलॉसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है इसके अंदर रहती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं मुंडक उपनिषद के बारे में। मुंडक उपनिषद से ही आज के टाइम का जो सत्यमेव जयते है वो निकाला गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाली चीज भी है कि मुंडक उपनिषद आखिर या फिर सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, वाइस वर्सा भी आ सकता है। तो ध्यान देना आप इन चीजों पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। और बाकी पुराणास, जो पुराण थे उस टाइम पे, 18 टोटल पुराण है हमारे। तो 18 पुराणों में क्या क्या दिया गया है, यहाँ की हिस्ट्री, इस टाइम की क्या हिस्ट्री है, यहाँ का इतिहास क्या रहा है वैदिक पीरियड से पहले का, और जीनोलॉजी कैसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां बढ़ी है वैदिक पीरियड में, जीनोलॉजीज दी गई है। और फिलोसफिकल आइडियाज कई तरीके के दिए गए हैं। फिलोसफी मतलब आप जानते होंगे दर्शन शास्त्र, लाइफ का मीनिंग क्या है, ऐसी चीजें। चौथी चीज यहाँ पे कॉस्मोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड का विज्ञान क्या है, नक्षत्र कैसे हैं, ग्रह कैसे हैं, और कॉस्मोलॉजी के जरिए ही मेनली जो आज की हमें खगोल शास्त्र देखने को मिलता है वो काफी इसी बेस पे रहता है। तो ये चीजें जो है 18 पुराणों में हमें मिली है। इसी के साथ जो 4 वेद है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी सोर्सेज में है। 4 वेद, पहला है ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में प्रेयर वगैरह दी गई है, गायत्री मंत्र, ये सब ऋग्वेद से आया गया है। सामवेद में कई तरीके की चैंट्स और म्यूजिक दिए गए हैं। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग, सामवेद में क्या है, प्रेयर है कि म्यूजिक है, ये चैंट्स है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यजुर्वेद में है यज्ञ यानी यज्ञ, रिचुअल्स,
ये सब चीजें यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में अगर देखें तो स्पेल्स, चार्म्स, किसी भूतिया आत्मा को भगाने के मंत्र, मजाक कर रहा हूँ बट ऐसा होता है, ऐसा है अथर्ववेद में। बाकी मंडल्स अगर मैं कहूँ तो मंडल्स क्या है, मैं आपको बता दूं, ये चारों वेदों जो है हमारे चारों वेद, ये चारों वेदों को बांटा गया है मंडल्स में। मंडल्स मतलब है चैप्टर या डिवीजन, मंडल्स में बांटा गया है इनको। यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरे वर्ड्स पे जाइएगा और इन वर्ड्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक अंदाजे के लिए थोड़ा थोड़ा आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी, माफ कीजिएगा। तो मंडल्स यहाँ पे चारों जो वेद है ना मंडल्स में बांटा गया है। और जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, ये गायत्री मंत्र के बारे में हमें बताता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। गायत्री मंत्र किस मंडल में? थर्ड मंडल में। इसी के साथ वेदास को हम क्या कहते हैं? वेदास जो होते हैं वो नॉलेज पर एक्सीलेंस, वेदास को कहा जाता है नॉलेज पर एक्सीलेंस, मतलब सबसे सुपीरियर नॉलेज जो कहा जाता है वो वेदास को कहा जाता है। उस टाइम पे इनकी काफी मान्यता थी। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो वैदिक पीरियड है वहाँ लाइफ कैसे चल रही थी, क्या क्या इकोनॉमिकल लाइफ थी, क्या पॉलिटिकल लाइफ चल रही थी, और क्या वहाँ की ज्योग्राफी थी। तो ज्योग्राफी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दी। मैंने आपको बताया कि सप्त सिंधु वाले इलाके में आए थे। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ वो चीजें, रिवीजन। आप अगर आपको ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है रिवीजन करनी होगी तो लेक्चर दोबारा देखिएगा। बट फिलहाल मैं आपको यहाँ की ज्योग्राफी बताता हूँ कि वैदिक पीरियड में क्या ज्योग्राफी चल रही थी। तो वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया सब सिंधु वाले इलाके में ही आए थे। तो सब सिंधु वाले इलाके में मान के चलिए ये सारी नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाली नदी मैंने थोड़ा आपको, लास्ट वाली नदी जो है वो मैं डॉटेड में दिखाऊंगा क्योंकि अब है नहीं। तो हम देखते हैं वापस से, ये पहली नदी जो है ये है इंडस नदी, जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं। दूसरी नदी है चेनाब सॉरी, तीसरी है झेलम, चौथी है रवि, पांचवी है ब्यास और छठवीं है सतलज। तो जो चेनाब नदी है, ये सीक्वेंस आप ध्यान से रखिएगा, चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलज, ऐसा ही सीक्वेंस है नदियों का। ये ट्रिब्यूटरीज है इंडस नदी की। तो और लास्ट में जो नदी मैंने आपको बताया डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ये है सरस्वती नदी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है वैदिक काल से, क्योंकि मेनली इसे माँ का दर्जा दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंस इसे दी गई है हमारे वेदों में। तो सब सिंधु के इलाके में इसे द लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से ऋग्वैदिक काल की आर्यंस यहीं आए थे, यहीं बसे थे, तो यहाँ से शुरू होती है ऋग्वैदिक काल की। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे समुद्रों का, सीज का कोई मेंशन नहीं है वैदिक पीरियड में, और ना ही विंध्या पर्वत, विंध्याचल आपको पता होगा, विंध्याचल पर्वत का भी कोई मेंशन नहीं है। और एक और चीज, जैसे सरस्वती है वैसे ये गंगा एक जगह मेंशन है, सिर्फ एक जगह, ध्यान देना, सिर्फ एक जगह मेंशन है, ये बार बार मेंशन नहीं है। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है, जो मैंने आपको इंडिया का मैप बना के दिया था, अब ढूंढना मुश्किल हो गया है, हाँ नीचे है, नीचे है, बट कोई नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ। जो मैं आपको, ड्राइंग मत देखना आप मेरी, काफी गंदी सी है, बट हाँ अनुमान लगाने के लिए कि यहाँ पे आर्यंस आए थे। अब जो विंध्या पर्वत है वो इस साइड है, विंध्या पर्वत, विंध्याचल पर्वत की लोकेशन इधर है। गंगा नदी यहाँ से बह रही है, गंगा, तो गंगा जो नदियां हैं ये यहीं से बहती है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि पंजाब वाले इलाके में मोस्टली आ गए थे आर्यंस, और यहाँ आगे तक अभी तक इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया। अपना जो माइग्रेशन है वो यहीं तक सीमित है अभी इनका। तभी तो गंगा का सिर्फ एक बार मेंशन हुआ है, सिर्फ ओनली एक बार मेंशन, और जो विंध्याचल है उनका कोई मेंशन ही नहीं हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, सील्स का कोई मेंशन नहीं है, मतलब ये पोर्ट्स के इलाके में भी नहीं पहुंचे, यहाँ नहीं पहुंचे हैं, यहाँ नहीं पहुंचे हैं अभी, ये नीचे जो भारत का जो तटिया इलाका है उधर नहीं पहुंचे हैं अभी। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। तो आर्यंस अभी यहीं तक थे। बाकी मैं यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। और यमुना, हाँ यमुना का भी मैं बताना भूल गया आपको, यमुना भी सिर्फ एक बार मेंशन है, गंगा और यमुना सिर्फ एक एक बार मेंशन है। तो मोस्टली जो सेटल थे वो यहीं थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। आप देखेंगे ट्राइब्स, ये ट्राइब्स में बटे हुए थे, मैं बताता हूँ आपको। तो सोशल लाइफ के बारे में जाएंगे हम, ज्योग्राफी हमने काफ़ी देख ली, अब यहाँ इस टाइम की सोशल लाइफ के बारे में हम थोड़ा नजर डालेंगे। तो सोशल लाइफ क्या थी यहाँ पे, क्लैन बेस्ड थी, क्लैन थी इनकी, लोग जो थे वो ग्रुप्स में बटे हुए थे, और ये क्लैन एक दूसरे के लिए काफ़ी लॉयल थी। एक क्लैन दूसरे क्लैन से नहीं कह रहा हूँ मैं, एक क्लैन किनशिप, मतलब ये एक राजन होगा उसके प्रति लॉयल है। भले ही यहाँ पे पूरा एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम नहीं है, बट ये अपने राजा के लिए लगभग लॉयल रहते थे, एक तरीके से क्लैंस में बटे हुए थे, ग्रुप्स में। तो इन क्लैंस को, जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल लिख देता हूँ मैं इनको कहा जाता था ट्राइब।
ट्राइब इंग्लिश वर्ड है, बट इसको रियल में जो कहा जाता है वो कहा जाता है जन। अब इसे जनमत मत कहिएगा आप, जनमत थोड़ा अलग वर्ड है। जनमत ये मॉडर्न टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, बट फिलहाल इसे सिर्फ जन कहा गया, जन। लेटर आगे जाके आप देखेंगे कि ये जनमत में कन्वर्ट हुआ है, बट काफी देर में। अभी इसको जन कहते हैं इसे, ठीक है। इंग्लिश में लिखे तो जना लिखेंगे। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल को जना कहते थे। इन जना को एक सुपीरियर था जो रहता था, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको सोशल लाइफ दिखा देता हूँ हल्की फुल्की, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, आज के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर है, बट इस टाइम पे इनका प्राइमरी सेक्टर जो है सोशल लाइफ का, इनका पेस्टोरल है, यानी स्थानांतरण कर रहे हैं। खेतियां इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पेस्टोरल है। मतलब ये अपने जंगली जानवरों के साथ, अपने कैटल ब्रीड्स को लेके इधर उधर जा रहे हैं, उनको चराई करवा रहे हैं। मेनली यही चीज थी। तो पेस्टोरल लाइफ है यहाँ पे। और यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है यहाँ पे पूरी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, वुमेन की अगर हम देखेंगे, वुमेन को काफी इंजॉयड हॉनरेबल स्टेट यहाँ पे मिला है। वुमेन जो है वो रिसीव एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन को रिसीव कर सकते हैं। किसी ऑफर को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। वो विधवाएं जो है, औरतें, वो वापस से रिमैरिज कर सकती है। विडो रिमैरिज यहाँ पे अलाउ है। और एक चीज यहाँ पे एब्सेंट है जिसे कहते हैं चाइल्ड मैरिज। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल शादी नहीं कर सकते थे, यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं था। तो ये चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। मैंने आपको बता दिया ट्राइब को जना कहते थे। क्लास डिवीजन यहाँ पे हो चुकी थी। आप मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे मैं क्लास डिवीजन की बात कर रहा हूँ, कास्ट डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कास्ट इतना ज्यादा जितना आज है कास्ट को लेके, उतना नहीं है यहाँ क्लास में। ये थोड़ा लेटर आता है, ये लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा परमानेंट हो जाता है, बट अभी क्लास है। क्लास को अगर हम देखेंगे, वैसे ऋग्वेद में भी, अगर हम ऋग्वेद को पढ़े ना, तो ऋग्वेद में भी लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, और हाथ भुजाओं से क्षत्रिय, और जो कमर वाला इलाका है वहां से वैश्य, जांघों वाले इलाके से वैश्य, और पैरों से शूद्र, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। बट क्लास डिवीजन को अगर हम इस टाइम की देखें तो एक है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त है, यह है ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद में ही है, ऋग्वेद में है। और ये वर्ण और ओरिजिन की बात करता है, वर्ण ऑफ ओरिजिन। और मैंने आपको ब्रह्मा वाली बात बताई, ये सेम यहाँ लिखी है। और यहाँ पे हम देखेंगे चार क्लास में यहाँ पे बटा गया है पूरा जो सोसाइटी है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण जो मेनली थे, प्रीस्ट थे यहाँ पे। प्रीस्ट का मतलब है जो पुजारी हैं, जो स्कॉलर हैं अच्छे खासे। क्षत्रियों में आते हैं वॉरियर्स, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं। और वैश्यों में आते थे ट्रेडर्स या फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं इधर उधर सभ्यताओं से। और चौथा आता था शूद्र मतलब जो सर्वेंट्स हैं, लेबर्स हैं। और मेनली दस्यु, जिसे मैंने आपको बताया था कि ये लोकल नेटिव्स हैं, ये भी शूद्र में हैं। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिली कि वो दास ही जो थे, जो वहाँ के ओरिजिनल नेटिव से, उन्हीं को शूद्र में इंक्लूड करने लग गए लोग इस टाइम के। तो ऐसे करके यहाँ पे वर्ण ओरिजिन में बटा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अगर सेना में चले जाता है, सेनापति बन जाता है, लेट बी अज्यूम, तो वो दूसरे वर्ग में आ सकता है बिल्कुल। यहाँ पे कास्ट मोबिलिटी अलाउ है एक तरीके से। यहाँ पे कर्म के आधार पर क्लास को वो किया, डिवाइड किया जा रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो इसी तरीके से जहाँ पे कोई रिजिड हायरार्की नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, रिजिड हायरार्की नहीं है। कोई इंटर मैरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक दूसरे कुल में शादी नहीं हो सकती। कोई इंटर डाइनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते हैं बैठ के। ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है। तो आप समझ ही रहे हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड काफ़ी बेटर है। यहाँ पे कास्ट के लिए काफ़ी ठीक है, कोई क्लास का इतना बुरा डिवीजन नहीं है जितना बाद के टाइम पे है। वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा इंजॉयबल हॉनरेबल स्टेट है। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें बताती है। फूड के बारे में एक बार बता देता हूँ कि फूड कौन कौन से थे। फूड के टाइम पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो फूड है यहाँ पे मीट, काफ़ी अच्छा खासा फूड यहाँ पे माना जाता था। मीट में फिश, बर्ड, गोट और शीप। मतलब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये खाने पीने में यहाँ पे मीट अलाउ है। यहाँ पे ब्राह्मण भी मीट का सेवन कर रहे हैं पूरी तरीके से। फूड में देखा जाए तो वीट, बार्ले, ऐसी चीज़ें फूड के तौर पे एग्रीकल्चर में उग रही है और यही इस्तेमाल की जा रही है। वीट, बार्ले और मीट मोस्टली, क्योंकि जानवरों का काल था, ये पेस्टोरल था। बाकी एक ड्रिंक का भी जिक्र किया गया है पूरे ऋग्वैदिक पीरियड में, इसे कहते हैं सोम।
और ये एक टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है। जैसे आज के टाइम पे शराब है, वैसे ही उस टाइम पे सोम है, सोम रस जिसे कहते थे। और मेनली कहा जाता था कि ऐसा रस, ऐसा सोम जो है वो सिर्फ कश्मीर की पहाड़ियों से मिल सकता है। तो हिस्टोरियंस ने जो इंस्क्रिप्शन है, जो चीजें हैं, उन सब से यही पता किया है कि कश्मीर की पहाड़ियों से मेनली सोम रस प्राप्त किया जाता था। अब यहाँ की थोड़ा पॉलिटिकल देखते हैं। सोशल लाइफ हमने देख ली, पॉलिटिकल लाइफ में थोड़ा नजर डालते हैं। पॉलिटिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फैमिलियों को कहा जाता था कुल, फैमिली को कहा जाता था कुल। और कई सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। ट्राइब, ट्राइब को क्या कहा जा रहा है? जन, जन कहा जा रहा है ट्राइब को। और इन जन का एक सुपीरियर है, इन ट्राइब का एक चीफ है, ट्राइब चीफ उसे कह रहे हैं, यानी वो है राजन। राजन इनका ट्राइब चीफ होता था। और ये जो राजन है, ये हेरिडिटरी चीफ भी हो सकता है, मतलब राजन का बेटा वापस से राजन बन सकता है, ऐसा बिल्कुल अलाउ है। बट अगर वो राजन का बेटा वीक है तो वो बिल्कुल ही रिमूव हो सकता है, सोसाइटी ही से रिमूव कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बात से आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई है राजन को, कोई अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। तो ये जो राजन है, ये अकेले सब नहीं संभालता था। राजन के साथ एक समिति होती थी, समिति जैसे असेंबली या फिर उस टाइम पे सभा कहा जाता था, सभा, विधाता या समिति, ये तीनों वर्ड बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो उस टाइम पे यही कहा जाता था वैदिक पीरियड में। और ये असेंबली होती थी इलाइट पीपल्स की। यहाँ पे बड़े बड़े नोबल और अरिस्टोक्रेट्स हैं यहाँ पे, जो कि राजन को सलाह दे रहे हैं, और जिस वजह से पूरी गवर्निंग चल रही है इनकी। तो ये देखने वाली बात है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म बताया, जन बताया, राजन बताया मैंने आपको, राजन के बारे में, और समिति क्या है ये बताया। इसी के साथ अगर एक ट्राइब की, एक जन की दूसरे जन से लड़ाई हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे देखा जा रहा है, ये इंट्रा ट्राइबल फाइट्स है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है, मुझे नाम थोड़ा, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स करके एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है जिसमें 10 राजाओं के बीच युद्ध होता है। और यहां से एक जन यानी एक ट्राइब जीत के आती है, जिसका नाम है भारता ट्राइब। और ये भारता ट्राइब से ही आगे जाके भारत का नाम भारत पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे ज्यादा मान्यता किस ट्राइब की है, तो वो भारता ट्राइब की है। बट हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा ट्राइबल चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 10 राजा एक साथ लड़े थे। उन 10 राजाओं में एक राजा की जीत हुई थी, एक राजन की जीत हुई थी, जो थे भारता ट्राइब के। इसलिए भारता ट्राइब उसके बाद काफी फेमस हो गई थी। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इकोनॉमिक चीजें यहाँ की। तो इकोनॉमी अगर हम देखें तो आज के टाइम पे इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है, पर यहाँ प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर नहीं है। जहाँ सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी जो काम है वो है एग्रीकल्चर। प्राइमरी यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, पेस्टोरल यानी चराई करवाना या फिर स्थानांतरण करवाना और अपने जीव जानवरों की, और जानवरों पे काफी डिपेंड होना था। तो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका, पेस्टोरल चराई करवाना, स्थानांतरण या फिर ये सब कैटल ब्रीडिंग, ये सब चीजें इनकी प्राइमरी सेक्टर थी। सेकेंडरी में एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया वीट, बार्ले, इन पे काफी डिपेंड थे। इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गविष्ठी से कहते हैं, GAVISHTI, गविष्ठी। गविष्ठी मतलब है वार्स, वॉर्स हो रही थी किसके बीच, मतलब किसी ने किसी की कैटल चुरा दी। कैटल का मतलब गाय, गाय चुरा दी है। एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब की गाय चुरा दी, तो उसके लिए वॉर ही हो रही है। आप समझ रहे हैं गाय को कितनी ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, इसे गविष्ठी कहा जाता है। क्राफ्ट्स, पोएट्री, लेदर गुड्स, ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी काफी बेहतर जा रही है सोसाइटी। एक चीज यहाँ पे, कॉइन्स का कहीं जिक्र नहीं है, कोई इंस्क्रिप्शन हमें नहीं बताता है कि इस टाइम पे कॉइन्स थे। मतलब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये गिफ्ट इकोनॉमी पे चल रही थी, बार्टरिंग सिस्टम पे चल रही थी। मान के चलिए मुझे वीट की जरूरत है, मैंने अपना वीट दिया, और आगे वाले को बार्ले की जरूरत है, मैंने अपना बार्ले उसको दिया और उसने मुझे वीट दिया। एक्सचेंज, बार्टरिंग सिस्टम इस पे डिपेंड था। तो बलि के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो बलि यहाँ पे थी। बलि यहाँ पे काऊ की बलि दे रहे थे, वुमेन की बलि नहीं थी। मतलब ऐसी कोई बलि का सिस्टम हम यहाँ नहीं देखेंगे, ना काऊ की बलि है ना वुमेन की बलि है। टैक्स यहाँ पे कोई नहीं ले रहा है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है कि राजन के होते हुए, समिति के होते हुए कोई टैक्स नहीं ले रहा है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है, वेलफेयर फॉर सोसाइटी। अगर हम बात करें कि सोशलिज्म कहाँ से आया, तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड से सोशलिज्म की नींव रखी है, वेलफेयर पे चल रही है, टैक्सेस नहीं लिया जा रहा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टैक्सेस भी नहीं है और आयरन की खोज भी अभी तक नहीं हुई है, आयरन भी नहीं देखने को मिलता है यहाँ कहीं। यहाँ सिर्फ मिलता है ओनली कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब चीजें मेंशन है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमी बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ गाय के इंपॉर्टेंस के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर बताया था कि गाय की कितनी इंपॉर्टेंस थी। तो सबसे पहले गाय को, इस टाइम पे गाय को हम गौ कहते थे, ऋग्वैदिक पीरियड में क्या कहते थे, गौ, गौ माता। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी ब्राह्मण जो प्रीस्ट है उनको तोहफे में गाय ही मिल रही है, मतलब गाय काफी इंपॉर्टेंट है। और एक गविष्ठी मैंने आपको बताया कि गविष्ठी का मतलब होता है इन सर्च ऑफ काउज, और वॉर्स फॉर काउज, यानी इन गायों के लिए लड़ाई हो रही है, इनके सर्चिंग के लिए, काउज की सर्चिंग के लिए गविष्ठी जैसे वर्ड को इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक गौपति भी है। गौपति क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ काउज, यानी जो काउ का झुंड है उसको संभालने के लिए गौपति है स्पेशल। एक आदमी है जिसे गौपति करके संबोधित किया जाता है, वो सारी गायों को संभाल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट और बात, एक गौपति की जो बेटी होती थी, डॉटर, इसको कहा जाता था दुहित्रा। दुहित्रा, DUHITRA, दुहित्रा, दुहित्रा कहा जाता था। ये दुहित्रा क्या करती थी, ये काउज का मिल्क निकालती थी। मिल्किंग ऑफ काउज इसे लिख सकते हो आप, मिल्किंग ऑफ काउज डन बाई दुहित्रा, ठीक है। और ये किसकी डॉटर थी, गौपति की। एक गौमत भी होता था। गौमत का मतलब है कि जिसके पास समृद्धि है, और समृद्धि किस मायने में है, गाय के मायने में। मान के चलिए गौमत जो है आज का अंबानी है एक तरीके से, इसके पास काफी गायें हैं, तो ऐसे टर्म्स यूज किए जाते थे, जिनके पास ज्यादा गायें हैं उनको गौमत से संबोधित किया जाता था। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि काउ मीट, मैंने आपको यहाँ भी बताया था इकोनॉमी वाली चीज में, कि काउ मीट जो था, गायों को काटना काफी मना था, इनकी मीट को खाना काफी मना था, प्रोहिबिट था, प्रोहिबिशन था। बलि प्रथा में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिलता है, बट मीट जो था वो बिल्कुल प्रोहिबिशन में था। आज भी गाय का मीट जो है वो प्रोहिबिशन में ही आता है। कई तरीके के काउ स्लॉटर एक्ट जो हैं वो आ रखे हैं इंडिया में। 8 से 9 राज्य ऐसे फॉलो करते हैं काउ स्लॉटर एक्ट्स को। बट हाँ, काफी दिक्कतें हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। खैर, उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। रिलीजन ऑफ और फिलॉसफी जैसी चीजें हम देखते हैं इस टाइम की, रिलीजन और फिलॉसफी। तो मैं आपको बताऊं, रिलीजन के नाम पर यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना, जो नेचुरल फिनोमिना मैंने आपको बताया, सरस्वती को माँ का दर्जा दिया जा रहा है। तो नेचुरल फिनोमिना जैसे अग्नि देवता या फिर जो बारिश होती है, इंद्र, तो ऐसे गॉड्स को माना जाता है। तो नेचुरल फिनोमिना को गॉड्स समझा जा रहा है। इसको कहते हैं एक तरीके से एंथ्रोपोमॉर्फिक या फिर एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स, इनको कहा जाता है जो नेचुरल फिनोमिना को गॉड्स मानते हैं, या फिर ये पूरी टर्मिनोलॉजी एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स से कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के गॉड्स हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। सबसे पहले टेस्टेस्टोरियल गॉड्स, इसमें आती थी पृथ्वी, पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया जा रहा है। सोम, अग्नि, अग्नि देवता जो आज भी कहते हैं, जो यज्ञ हम करवाते हैं, हवन करवाते हैं घरों में, अग्नि देवता के लिए होता है संबोधित। जौ डालते हैं, घी डालते हैं, इन सब का त्याग किया जाता है। ये सब हमारे ऋग्वैदिक काल से ही आए हैं। दूसरी चीज एटमॉस्फेरिक गॉड्स, इसमें आते हैं इंद्र जो तूफान को संबोधित करते हैं, वरुण, इंद्र बारिश को भी संबोधित करते हैं, मारुत, मारुत पवन, पवन मारुत यानी पवन, मतलब जो आंधी तूफान है मारुत को संबोधित किए जाते हैं। तीसरी चीज हेवनली गॉड्स, इन्हें काफी ऊपर माना जाता था। वरुण, इसमें वरुण थे, सूर्य थे। आज देख रहे होंगे आपकी सूर्य को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है इंडिया में। तो ये सब चीजें जो है ये यहीं से आई है। तो इस टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स थे। ये सब मैंने आपको अंदाजे के लिए बताया, बट मेनली आपको 3 गॉड्स यहाँ पे जरूर याद रखने हैं। सबसे पहले वरुण, वरुण जो होते हैं गॉड ऑफ स्काई, और साथ साथ गॉड ऑफ वाटर। ये दोनों चीजों में ये होते हैं। इंद्र, इंद्र वॉर को लेके, और अग्नि गॉड ऑफ फायर।
तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल फिर पढ़ाऊंगा आपको मैं, और कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटर वैदिक पीरियड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।